एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11th साइंस का केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। इससे पहले मैंने आपके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची द्वारा जो मॉडल सेट तैयार किया गया है उसका हल हमने कर लिया है। तो जैसे कि आप इन दिनों अपनी परीक्षाओं की तैयारी में हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि इस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35 और सभी क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। ठीक, तो यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से आपको पूछे जाएंगे 2 सवाल, मतलब 4 नंबर का होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछे जाएंगे 3 सवाल 6 नंबर के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज 2 सवाल होगा 4 नंबर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 3 सवाल होंगे 6 नंबर के लिए। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स 2 सवाल होंगे 4 नंबर के लिए। थर्मोडायनामिक्स से 3 सवाल 6 नंबर का। ओके, हर सवाल का 2 नंबर, तो 3 सवाल मतलब 6 नंबर। इसी प्रकार इक्विलिब्रियम चैप्टर से होंगे प्रश्नों की संख्या 3 होगी 6 नंबर। रेडॉक्स रिएक्शन से प्रश्नों की संख्या 2 होगी 4 नंबर। हाइड्रोजन चैप्टर से होगा एक प्रश्न 2 नंबर के लिए। एस ब्लॉक एलिमेंट से 2 सवाल 4 नंबर के लिए। सम पी ब्लॉक एलिमेंट से 3 सवाल 6 नंबर के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, यहाँ से होंगे 4 सवाल। हाइड्रोकार्बन से भी होंगे 4 सवाल 8 नंबर के लिए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से होगा एक सवाल मतलब 2 नंबर। तो टोटल सवाल होंगे 35 और मार्क्स होंगे 70। ठीक, चलिए अब हम जाते हैं प्रश्न पर। एक्चुअली ये प्रश्न मैंने लिया है 2019 में जो सेट दिया गया था वहाँ से मैंने ये सवाल लिया है, क्योंकि इस बार फुल सिलेबस से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, पहला सवाल है, वेरी इजी सवाल है। एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, आप जानते हैं एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज। तो मोलिकुलर मास ग्लूकोज का जानने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना होगा ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। तो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6। तो इसमें 6 कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 6 × 12 प्लस इसमें 12 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 12 × 1 प्लस इसमें 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, इसलिए 6 × 16, तो हो जाएगा 6 12 जो 72, 12 1 जार 12 प्लस 16 6 96, टोटल होगा 180 U। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ बेरियम whose atomic number is 56 and mass number is 141। ठीक है, आप जानते हैं मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर।
तो यहाँ दिया हुआ है मास नंबर इक्वल टू 141, तो 141 इक्वल टू 56 प्लस n, देयरफॉर n इक्वल टू 141 माइनस 56 इक्वल टू 85। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 माइनस इज। ओके, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। ओके, O2 माइनस तब बनता है जब O 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसीलिए O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग SPD notation the orbital with the quantum number n equal to 3 l equal to 1 will be, है ना। ये जो सेट दिया हुआ है उसमें भी है, उसमें भी हमने इसकी चर्चा की है। तो l का वैल्यू होता है 0 1 2 3, और इनके लिए लेटर डेजिग्नेशन है, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। तो यहाँ दिया हुआ है n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 3P, ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट, Fe बिलोंग्स टू विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। ये भी पिछला सेट में दिया हुआ है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d6 4s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब शेल में जाता है और इसीलिए ये D ब्लॉक एलिमेंट है। अब जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स इज, तो ये होता है NS2 NP126, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4 इज, तो किसी भी अल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ओके, तो कार्बन में चूंकि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp3, 3p प्लस 1s बराबर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज, तो H2O का शेप होता है ओके V शेप्ड और बेंट। ओके, तो इसको एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, EH हो गया, EH, फिर इधर 2 लोन पेयर। ठीक है, तो इसको V शेप्ड या बेंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ClF3 इज, तो इसका आंसर के लिए हमको सबसे पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो क्लोरीन चूँकि ग्रुप 17 का है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए हमने क्लोरीन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है। फिर फ्लोरीन भी ग्रुप 17 का है, इसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा यहाँ पर, फिर इस फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, फिर इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। अब हमारे पास बचा 1 2 ओके, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 जोड़ा हुआ, मतलब 2 लोन पेयर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, P/T इक्वल टू कांस्टेंट ए चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ तो बताता है वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, तो इसका करेक्ट आंसर है गे-लुसाक्स लॉ। बॉयल्स लॉ बताता है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके,
चलिए अगला सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन जवाब सहज है। 10 cubic decimeter of hydrogen under 1 bar pressure are contained in a cylinder which has a movable piston. The piston is moved in until the same mass of gas occupies 2 cubic decimeter at the same temperature. What will be the pressure in the cylinder? ओके, तो इसका हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास उपलब्ध है V1 इक्वल टू 10 क्यूबिक डेसीमीटर, P1 इक्वल टू 1 बार, V2 इक्वल टू 2 क्यूबिक डेसीमीटर हमको निकालना है P2। अब जानते हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप हमको प्राप्त होता है बॉयल्स लॉ से, है ना, विच सेज प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास is inversely proportional to volume, P proportional to 1/V। या इसको हम लिख सकते हैं P is equal to constant into 1/V, ओके, या P into V equal to constant। तो इसी को हम लिख सकते हैं P1 V1 equal to P2 V2। इसी रिलेशन से हमारा आंसर मिलेगा। तो P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 by V2। तब वैल्यूज लगा देंगे। P1 है 1 बार, तो 1 इंटू V1 है 10 क्यूबिक डेसीमीटर, 10/2, तो 2 5 जार 10, तो आंसर हो गया 5 बार। ओके, 5 बार मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये थर्मोडायनामिक्स से है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए में है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और यही है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन CH3COCH3, जो कि लिक्विड है, ये कन्वर्ट होता है CH3COCH3G में। ओके, लिक्विड प्रोपेनॉन कन्वर्ट होता है गैस प्रोपेनॉन में। तो Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेंगे। Kc बराबर हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसियस असीटोन डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड असीटोन। ओके, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, और इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिक्विड एसीटोन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमने यूनिटी लिया। तो इसीलिए फाइनल एक्सप्रेशन हो गया Kc इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसियस प्रोपेनॉन, और इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला सवाल में। द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्पीसीज NH4 प्लस एस। देखिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये आता है ब्रोंस्टेड-लोरी ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस का ब्रोंस्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये सब डिस्कशन होता है, जिसके अनुसार एसिड होता है प्रोटॉन डोनर और बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो कॉन्जुगेट एसिड लिखने के लिए हम ऐड करते हैं एक H+, और कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए हम एक H+ सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिया है ना, इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। इनका एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे डोनेट H+ और एक्सेप्ट H+। जैसे H2O का हम कॉन्जुगेट एसिड लिखें तो H+ ऐड करेंगे, तो ये न्यूट्रल स्पीशीज है तो ये हो जाएगा H3O+। अगर कॉन्जुगेट बेस हमको लिखना होगा तो H2O से हमको एक H+
हटाना होगा तो बचेगा OH माइनस। नेक्स्ट स्पीशीज है HCO3- बाइकार्बोनेट आयन। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो पहले से एक नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हो जाएगा H2CO3। ओके, कॉन्जुगेट बेस के लिए हमको एक H प्लस हटाना होगा, तो यहाँ पहले से एक नेगेटिव चार्ज है और एक H प्लस निकाल देंगे तो वहाँ दो नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO3- हो जाएगा CO3 2-। सिमिलरली बाइसल्फेट आयन के लिए जिसका फॉर्मूला है HSO4-, तो इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा H2SO4, और यहाँ से हम एक H रिमूव करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा SO4-। ओके, ठीक ऐसा ही अगर हम NH3 का कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे तो NH3 यहाँ कोई चार्ज दिया हुआ नहीं है, H प्लस ऐड होगा तो ये हो जाएगा NH4+। कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, यहाँ से एक H प्लस हटाएंगे तो हो जाएगा NH2-। तो इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके हमको बनाना है NH4+ का कॉन्जुगेट बेस। तो एक H प्लस हम हटा देंगे, एक H प्लस रिमूव करेंगे तो बचेगा NH3। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है फॉर बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। ये तो नहीं होगा, ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में होता है। नेक्स्ट है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मस्ट बी ग्रेटर दैन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। ये तो एसिड में होता है, तो यहाँ पूछा है बेसिक का, तो ये करेक्ट आंसर होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मस्ट बी स्मॉलर दैन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। ओके, तो ये आपका 10th क्लास से ही है, आप पढ़े हैं कि pH इक्वल टू माइनस लॉगरिदम ऑफ H3O+ और pH इक्वल टू माइनस लॉगरिदम ऑफ H+। अगर pH मान 1 to 7 होता है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और अगर pH मान 7.0 होता है तो न्यूट्रल होता है, pH मान 7.1 होता है तो 14 होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन को बेसिक होने के लिए उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH- आयन के कॉन्सेंट्रेशन से कम होना चाहिए, और इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट है मेयर्स फॉर्मूला इज। ओके, इस प्रकार का सवाल प्राय फिजिक्स में पूछा जाता है, एनीवे ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसी से है। तो मेयर्स फार्मूला बराबर होता है Cp - Cv इक्वल टू R, जहाँ Cp है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R आपको पता है ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B इन सोडियम बोरोहाइड्राइड इज NaBH4 इज +5 +6 +3 नन ऑफ दी। तो आपको जानना चाहिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन ओके किसी स्पीशीज का मॉलिक्यूल में कैसे निकालते हैं, तो ये हमको निकालना है B का। तो इसका एकदम वेल सेट फॉर्मेट है, उसी को हमने यहाँ पर आपके लिए बना दिया है। तो ये वाला स्टेप को बोलते हैं कोडिंग। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन इन NaBH4 be X। ओके, कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो सोडियम चूँकि ग्रुप 1 का है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा, प्लस B का हमने X माना है X, प्लस 4 इंटू मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 + x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन इन NaBH4 इक्वल टू +3। चलिए कौन सा ऑप्शन में है,
ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। तो आपके लिए हम लाए हैं कुल मिलाकर 35 सवाल। तो एक्चुअली हम नहीं बोलते हैं किसी को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आज हम बोल रहे हैं यदि आपको इससे हेल्प मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको 12th क्लास में भी इसी चैनल के माध्यम से और भी हेल्प मिल सके। मुझे खुशी होगी कि मेरे इस चैनल के थ्रू से अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। इन द रेडॉक्स रिएक्शन K2K plus I2 giving 2KF, oxidation of which substance takes place? तो आपको पता है 10th क्लास में पढ़े हैं, रिडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। तो 10th क्लास में आप पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन को या तो ऑक्सीजन के संयोग या ह्रास के आधार पर आप पढ़े थे। तो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का योग और रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का ह्रास। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके अनुसार ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है इन विच ए स्पीशीज लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। और ये ऑक्सीडेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। फॉर एग्जांपल सॉलिड सोडियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है, Na++ इलेक्ट्रॉन। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। अगर S- जिसका वैलेंसी -1 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसका हो जाएगा S2-। तो -2 छोटा होता है -1 से, तो डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। ओके, अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ए स्पीशीज एक्सेप्ट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस होता है डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल एक्वस Zn2+, क्योंकि 2+ है इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तब ये सॉलिड जिंक में बदल जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है 0। तो डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। दूसरा कॉन्सिक्वेंस होता है इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसमें 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसमें 1 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो 0 से ऑक्सीजन का -2 हो जाता है और क्लोरीन का -1 हो जाता है। अब चलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन के का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, E+1 हो जाता है। F का F2 ये हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो किसमें पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ रहा है? K में पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ रहा है और इसीलिए हमारा आंसर होगा, ये अब ऑप्शन में आते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अब जाते हैं आगे। ये भी थर्मोडायनामिक्स से ये है। इन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, कई प्रकार के सिस्टम होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओके, एडियाबैटिक, ओके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स, ये तो ओपन सिस्टम में होता है। देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद सराउंडिंग एंड नो एक्सचेंज ऑफ मास टेक्स प्लेस, क्लोज्ड सिस्टम में होता है। देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग,
तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट, इन द रिएक्शन कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड X प्लस 2H2O X इज, तो इसके लिए हमको जानना होगा बीच रिएक्शन होता कैसे। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2O बनता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, in the reaction sodium peroxide plus water giving product, the products are, ऑप्शंस हैं सोडियम ऑक्साइड प्लस H2, NaOH and H2O2, Na प्लस H2, नन ऑफ दिस। तो इसका बैलेंस्ड इक्वेशन इस प्रकार से है, जब सोडियम पेरोक्साइड को का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। ओके, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक, नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, तो 10th क्लास का है। ओके, क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना, स्लैक लाइम बुझा हुआ चूना, तो इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलोट्रोप ऑफ कार्बन, इनमें से कौन कार्बन नहीं है। डायमंड तो है, ग्रेफाइट भी है, कोल भी है, फास्फोरस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। द फॉर्मूला ऑफ टेट्राबोरेन इज, आपको पता है कि टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो यहाँ देखिए कि किसमें 4 बोरोन है, ये वाला है ऑप्शन नंबर सी, B4H10। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विथ डाइबोरेन, B2H6 का नाम है डाइबोरेन, टू गिव डाइबोरेन, ऑर्थोबोरिक एसिड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका रिएक्शन इस प्रकार से होता है, सोडियम हाइड्राइड प्लस डाइबोरेन, तब बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इसका कौन सा नाम है, ये कौन सा कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन, इसमें तो 6 कार्बन है नहीं। साइक्लोप्रोपेन, 3 से अधिक कार्बन है। साइक्लोपेंटेन, ओके, 5 कार्बन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो होगा साइक्लोपेंटेन। द आईपैक नेम ऑफ C3CH2COCH2CH3 इज, इसका आईपैक नेम क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको नंबरिंग करना होगा, तो ये नंबरिंग हमने यहाँ पर कर दिया है। दोनों किधरों से करेंगे, जो C डबल बॉन्ड O है उसको, वो कार्बन नंबर 3 होगा, तो 1 2 3 4 5, तो C डबल बॉन्ड O, इसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, मतलब अल्डिहाइड तो होगा नहीं, तो ब्यूटेनॉल खत्म। ब्यूटेन 2, इसमें OH ग्रुप तो है नहीं, ये भी चला गया, तो बचा ऑप्शन नंबर सी। ओके, 5 कार्बन है इसलिए वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच इसलिए प्राइमरी सफिक्स एन, और ये फंक्शनल ग्रुप 3rd कार्बन में है, और ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसलिए इसका नाम हो गया पेंटेन 3-ओन। क्वेश्चन नंबर 29, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल इज। ओके, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा तो आप इनका सबसे पहले डिटेल्ड स्ट्रक्चर बना लेना। तो ये है इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या पूछा गया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 6,6H5 इज आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल नहीं है, फिनाइल फ्री रेडिकल, ये है फिनाइल फ्री रेडिकल।
Next, the reaction benzene plus chloromethane react in the presence of anhydrous AlCl3 to form toluene NaHCl। पूछा है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। इट्स वेरी सिंपल, इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। Next, the IUPAC name of product obtained by ozonolysis of Pent2-ene-R। इस प्रकार का सवाल जो सेट दिया हुआ है उसमें भी है। ओके, तो Pent2-ene का ओजोनोलिसिस, तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा Pent2-ene का क्या फॉर्मूला या स्ट्रक्चर होता है, तो उसको मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दिया है। ओके, Pent2-ene, तो इसका ओजोनोलिसिस होगा तो ये ओजोनाइट स्ट्रक्चर बनेगा। डबल बॉन्ड वाला कार्बन में एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन नीचे। फिर इसको डिकम्पोजिशन होगा जिंक NH2O के द्वारा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा। ठीक, फिर अब प्रोडक्ट लिखते समय इधर से शुरू करेंगे, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH, तो बन गया प्रोपेनल। इधर वाला भाग CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया CH3 प्रोपेनल एंड इथेनल। ओके, अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर C। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, इन द कंबशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन C4H10G प्लस X, इसको हीट करते हैं या जलाते हैं, तो आपको पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो यहाँ 4CO2 और 5H2O बनता है। तो यहाँ सवाल है कि X के जगह में होना क्या चाहिए, तो इसके लिए आप ये इधर सबसे पहले प्रोडक्ट तरफ कैलकुलेट कीजिए कि कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन और यहाँ 4 दूना 8, 8 5 13, तो X की जगह में होना चाहिए 13/2 ऑक्सीजन, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 13 ऑक्सीजन। रिएक्टेंट तरफ 13 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट तरफ 13 ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। ठीक, नेक्स्ट है कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज। इस टॉपिक से हमेशा एक सवाल रहता है। ओके, तो सबसे पहले तो जानना होगा कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स किसको बोलते हैं, तो उसका डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। द ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट होता है, विच हैज़ ए टेंडेंसी टू डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप्स टू ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस। ठीक है, आपको पता है ऑर्थो पोजीशन 1-2 पोजीशन को बोलते हैं, पारा पोजीशन 1-4 पोजीशन को बोलते हैं। तो वैसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग में पहले से रहता है और जो जिसका फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जाता है, तो इनकमिंग ग्रुप को जो ऑर्थो और पारा पोजीशन में भेजता है उसको बोलते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और इसमें आते हैं OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड ईथर। ओके, बाकी होता है मेटा डायरेक्टिंग, अल्डिहाइड, नाइट्रो कंपाउंड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो सवाल है कि कॉमन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है, तो आंसर है OH ग्रुप। अब आ गए हम लोग लास्ट सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड ये तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि वायुमंडल में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3, वर्षा होती है तो पानी में ये घुल जाता है और H2SO4 बनता है। ठीक, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, तो उससे वो पानी में घुलता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरस एसिड, ओके, SO2 जब पानी में घुल जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है।
इसका मतलब है जो एसिड रेन में प्रेजेंट नहीं होता है वो है एसिटिक एसिड। ओके, तो इस प्रकार से हमने 35 सवाल का ये सेट कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि इससे आपको रिवाइज करने में हेल्प मिला और आपको पता चल गया होगा कि सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।